हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 002 के ब्लॉक 2 की सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट पे आज हम हैं। यूनिट 2 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स की बात की थी। आज हम सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इन सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। आज के वीडियो का मेजर हाईलाइट है कोल्सबर्ग थ्योरी, जिसको बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इजी नोट्स में भी ये मेंशन्ड है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इग्नू का जो भी लैंग्वेज यूज्ड है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी इजीएस्ट वे में। तो बिना किसी डिले के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का जो वीडियो है हमारा वो सोशल डेवलपमेंट और कोल्सबर्ग की थ्योरी के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल डेवलपमेंट भी इंक्लूड करेगा। सोशल डेवलपमेंट की हम बात करें, इससे पहले मुझे एक चीज़ और आपको बतानी है। ज़रा एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा दूं कि ये जो डेवलपमेंट फेज हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स। कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं 6 से 11 ईयर्स के बच्चों के लिए हम इस पीरियड को पढ़ रहे हैं कि 6 से 11 ईयर्स में बच्चों का किस तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है। कोई भी डेवलपमेंट हम बिगिन करें, माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि हम किस उम्र के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब माइंड में स्कीमास प्रॉपर बनते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। अभी एकदम से सोशल डेवलपमेंट बिगिन नहीं कर सकते टर्मिनोलॉजी को, क्योंकि आप जानते भी हैं, और फिर ये तो टर्म हर बार आएगी। जब एडोलेसेंट की बात करेंगे तब आएगी, जब एडल्टहुड की बात करेंगे तब आएगी। तो हमें एग्जैक्टली सोशल डेवलपमेंट नहीं समझना है, सोशल डेवलपमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 11 ईयर्स। ओके, तो इस टाइम पर हमें पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और ये जो वक्त होता है इसमें बच्चों की जो दुनिया है वो मैक्सिमम उनके पीयर, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स, आसपास रहने वाले लोग, यही सब होते हैं। तो जब सोशल डेवलपमेंट होगा तो उसमें भी इन्हीं सब लोगों का मेनली जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। टीचर्स को इंक्लूड करना भूल गई मैं, टीचर्स भी होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपने टीचर्स की बातें बहुत करते हैं, अपने क्लासमेट्स की बातें बहुत करते हैं। इस उम्र में बच्चे उनकी ही बातें करते हुए ज़्यादातर नजर आते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट में सबसे पहले बात आती है कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है। जिस तरह के भी पेरेंट्स बच्चे को मिले हैं या फिर एनवायरनमेंट पेरेंट्स ने बच्चे को दिया है, उसी हिसाब से रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। सिबलिंग्स के साथ भी यही होता है कि किस तरह, कितने कंफर्टेबल वो हैं अपने भाई बहनों से, बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों के साथ में, और किस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल पाते हैं। Children want to make more and more of their decisions. Parents are challenged to provide guidance without being overly restrictive or protective. एक तरफ पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन यही उनके लिए चैलेंज भी होता है कि किस तरह से इस उम्र में बच्चों को ऐसे डील करना है कि उनके अंदर धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग की हैबिट भी डेवलप होने लगे, क्योंकि अगर शुरुआत से नहीं करेंगे तो आगे चल के बच्चे अपने डिसीजंस ले नहीं पाएंगे। Children whose parents belittle them and communicate doubt on their abilities usually experience more failures and less achievement in school and a greater loss of self-esteem. ये वो एज होती है जिसमें बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट होता है, सेल्फ के सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट फ्लरिश होता है। तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत होती है और साथ साथ उसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर पेरेंट्स की तरफ से बच्चे को अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा है तो उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो होती चली जाएगी। आई होप आप सेल्फ एस्टीम समझते हैं कि क्या है। अपना एस्टिमेशन बच्चा जो करता है वही उसकी सेल्फ एस्टीम है। वर्ड में से ही निकाला है मीनिंग मैंने आपके लिए। तो जितना अच्छे तरीके से इस समय पर वैल्यू डेवलपमेंट होगा उतना ही अच्छे तरीके से बच्चे उसको आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। और इस टाइम पर चिल्ड्रन During middle years, children have the opportunity to apply these values in making independent decisions. They also test them against other alternatives. When parents and peer values conflict in matter like truth telling, school age children often side with their peers. कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने पीयर्स का ही सपोर्ट करते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, और जैसा भी पीयर्स की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगा, जैसे एनवायरनमेंट में वो रहेंगे वैसा वो ग्रो करेंगे। ये वो सब बातें जो मैं भी आपको बोल रही हूँ या जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है, ये वो सब कुछ है जो आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते आए हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों में इन चीज़ों को नोटिस करते होंगे। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि एज अ पेरेंट हमें समझना चाहिए हमारा जो बच्चा है उसको हमें इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि वो हमारे साथ खुशी से अपनी चीज़ों को शेयर कर सके, इतने प्रेशर में ना रहे कि वो चीज़ों को हाइड करे। ओके, इसके अलावा एज अ पेरेंट आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा जो भी है, जैसा भी मेंटल एबिलिटीज़ का है, जितना भी शार्प है, उसको कंपेयर ना करे दूसरों के साथ में। ये एक बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और ये रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। इसके चलते बच्चों के अंदर एक सेल्फ डाउट जनरेट होने लगता है, डेवलप होने लगता है, और वो समझने लगता है कि हम कहीं ना कहीं कम हैं, और वही चीज़ उनकी बाकी चीज़ों पर भी फ़र्क डालती है। तो ये वो सब बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं। मुझे कुछ भी ऐसा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है जो आप नहीं जानते।
Peer group is a group of equals, same age, same sex children assemble into informal peer group during the school group. स्कूल में ज़्यादातर peer group बनते हैं, बच्चों के अपनी सोसाइटी में भी बन जाते हैं, और इस एज में जो ग्रुप्स बनते हैं वो छोटे होते हैं, लूजली ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं, जिनकी मेंबरशिप फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि आज उससे लड़ाई करी, कल वो बेस्ट फ्रेंड बन गया, उससे आज लड़ाई करी, फिर बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई करी, फिर कोई तीसरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मतलब इतना यहाँ पे कोहेसिवनेस नहीं होती है कि एक दूसरे से दूर ना रह सके, क्योंकि इमोशंस उतने उस तरीके से डेवलप नहीं होते हैं कि किसी के बिना ना जिया जा सके। तो स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से सोशल नॉर्म्स भी फॉलो करना एक्सपेक्ट करते हैं, कि अगर कोई बच्चा कोई सोशल नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, स्कूल के किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें उनके अंदर वैल्यू डेवलपमेंट हो रहा होता है। पीयर्स का इफेक्ट भी बहुत पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि पीयर्स क्या हैं, सोशलाइजेशन के एजेंट्स भी कहे जाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, एटीट्यूड को ट्रांसमिट करते हैं, वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करते हैं, और एक दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ना केवल हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, बल्कि हम दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे होते हैं। हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये भी शायद हमें बहुत अच्छे से नहीं पता चल पाता, वो चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में आने लग जाती हैं। जो चीज़ें हम डेलिबरेटली चाहते हैं कि दूसरे पर्सन की वैल्यूज़ हमारे अंदर आ जाएं, या दूसरे पर्सन की वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएं, वो तो हम नोटिस करते हैं, पर अनजाने में भी बहुत सारी चीज़ें हम दूसरों के साथ रहते रहते उनके अंदर से अपने अंदर कर लेते हैं, और ट्रांसमिट होती जाती है चीज़ें। और ये भी होता है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम वे बिल्कुल वही चीज़ दूसरे की जगह पर खड़े होकर अगर हम देखें तो हमारी चीज़ें भी दूसरे तक जा रही होती हैं। इसलिए अपने बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए, और ये हर उम्र के लिए है, ये केवल मैं बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कन्फॉर्मिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कन्फॉर्मिटी का मतलब ये हो गया कि कन्फॉर्म करना, किसी ग्रुप में कोई पर्सन जो है या पीयर्स का जो ग्रुप है उसमें जो बच्चे जैसा कह रहे हैं वैसा ही दूसरा करने लगे, ओबीडियंस भी नज़र आने लगता है यहाँ पे। ओके, peer acceptance, social competence is important. Social competence is reflected in children's ability to sense what is happening in social group, in a high degree of responsiveness to others, and in an understanding that relationship develops slowly over time. बच्चे धीरे धीरे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाते हैं। अब आइए आगे की बात करते हैं कि इन एन अटेम्प्ट टू इन्वेस्टिगेट डेफिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस एंड द नेचर ऑफ सोशल आइसोलेशन, गॉटमैन स्टडीड 113 चिल्ड्रन इन डेप्थ। उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है। क्या क्या है? सोशियोमेट्रिक स्टार्स, मिक्सर्स, टीचर्स नेगेटिव्स, टर्न आउट, सोशियोमेट्रिक रिजेक्शंस। इन 5 को समझेंगे क्या है। ऐसे बच्चे जो हर कोई जिन्हें पसंद करता है। आपने देखा होगा स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हर टीचर बहुत अप्रिशिएट करता है। पेरेंट्स आते हैं पीटी में बहुत खुश होकर जाते हैं, ऐसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। मिक्सर्स, दोज हु इंटरैक्ट ऑफ्टन विद पीयर्स, सम वेल लाइक्ड अदर्स नॉट। पीयर्स के संग में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ उन्हें पसंद करते हैं, सब पसंद नहीं करते हैं। टीचर नेगेटिव्स, टिपिकली इन कॉन्फ्लिक्ट विद टीचर्स, सम लाइक्ड अदर नॉट्स। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कभी टीचर्स के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया या टीचर से बहस कर दिया, कुछ भी ऐसा, तो वो बच्चे टीचर्स उन्हें ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं। ट्यून्ड आउट, यूजुअली नॉट इन्वॉल्व इन व्हाट इज गोइंग ऑन, इग्नोर्ड रादर देन रिजेक्टेड। ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लास में जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, ना वो टीचर के क्लोज जाते हैं, ना वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो ऐसे बच्चे ना चाहते हुए भी टीचर, कई बार तो टीचर कोशिश करते हैं ऐसे बच्चों को आगे लाने की, लेकिन कई मैक्सिमम टाइम यही होता है कि वो इग्नोर ही हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। Sociometric rejections, not only disliked but also actively rejected by everyone. They might be rejected because they are withdrawn or socially incompetent. कुछ भी ऐसा करते हैं क्लास में, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई तो नहीं कहूँगी, बहुत सारे तो नहीं, पर एक आध बच्चा ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि उसको काफ़ी ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है, और उसकी वजह से एक नेगेटिव उसके बारे में व्यू पॉइंट बन जाता है सभी का, और फिर सब उसे उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो बच्चे की तो सेल्फ एस्टीम लो होती है, लेकिन वो इस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, फ्रेंडशिप जो होती है इस समय पे वो रेसिप्रोकल नहीं होती है। फ्रेंड्स आर सीन एज पीपल हु डू थिंग्स फॉर ईच अदर। फ्रेंड्स आर ऑफ्टन द सेम सेक्स। इस टाइम पर हमने देखा है बॉयज़ की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है, गर्ल्स की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और प्लेमेट्स, फ्रेंड्स आर दोज हु प्ले टुगेदर विद, वो प्लेमेट्स कहलाते हैं। असिस्टेंट्स, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, वो असिस्टेंट्स कहलाते हैं। कोऑपरेटर्स, जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, गोल शेयर करते हैं और प्रोमिसेस भी बनाते हैं एक दूसरे के साथ साथ। इंटीमेट्स एंड म्यूचुअल सपोर्टर्स, जिनको हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंड्स शेयर गोल्स एंड वैल्यूज एंड प्रोवाइड इंटीमेसी एंड सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप कैन सर्वाइव ओकेजनल डिसएग्रीमेंट्स। डिपेंडेंट बट ऑटोनॉमस, ये 12 के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। अडल्ट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फ्रेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे के संग पेयर होते हैं जिसकी हेल्प से अच्छे से वो एक दूसरे के संग रह पाते हैं।
सोशल कॉग्निशन क्या होती है टर्म, इसको भी समझेंगे यहाँ पे। सोशल साइकोलॉजी से जुड़ी है वैसे तो ये टर्म, लेकिन सोशल कॉग्निशन का मतलब ये होता है, जैसे कॉग्निशन होता है ना, डिफरेंट कॉग्निटिव एक्टिविटीज हमारे अंदर वर्क करती हैं, वो एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू सोशल वर्ड हो जाती हैं, तो उसको सोशल कॉग्निशन कहते हैं। यानी कि हम जब दूसरे के इमोशंस की नॉलेज रखते हैं कि हम कोई बात ऐसी कह रहे हैं तो उससे दूसरे को बुरा लग रहा है, अगर हम किसी की बात पर हंस रहे हैं तो वो बुरा फील कर सकता है, कि उससे लग सकता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए एक दो चीज़ें बताई, लेकिन सोशल कॉग्निशन में वो हर इमोशन इंक्लूड होता है जिसको अंडरस्टैंड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम सोशल वर्ल्ड में होते हैं। ये खुद से ज़्यादा दूसरों के साथ जुड़ने की बात करता है। द रियलाइजेशन दैट अदर्स हैव फीलिंग्स, मोटिव्स, इंटेंशंस एंड सो ऑन। विद द एक्सपेंशन ऑफ सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रंस वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल ऑल्सो चेंजेस। अभी बच्चा जो है वो पहले किंडरगार्टन से स्कूल आता है, स्कूल में भी वो धीरे धीरे छोटे क्लासेस में ही होता है तो ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे वो देखता है कि दुनिया बड़ी है, उसको समझ में आता है कि दुनिया तो काफ़ी बड़ी है, जितना मैं छोटा समझता था वैसा नहीं है, ये चीज़ें भी धीरे धीरे रियलाइज़ होती हैं, तो उसको दूसरे के थॉट्स को भी एक्सेप्ट करने की फीलिंग डेवलप होने लगती है। उसको ये शुरुआत में बच्चे को ये लगता है कि बस मैं ही हूँ हर चीज़ में, ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो उसी पर ही रुका रहता है, लेकिन धीरे धीरे न्यू ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है और वो ये समझता है कि दूसरे लोगों का व्यू पॉइंट भी मैटर करता है। इसमें हमने बात की है कि ईगोसेंट्रिक कब से कब तक होता है बच्चा, 3 से 7 ईयर्स में। जब ईगोसेंट्रिक तो खैर हमेशा होता है, पर ईगोसेंट्रिक पे वो हाई होता है इस टाइम पर। देयर इज नो अदर पर्सपेक्टिव बट माइंड, पीपल फील द वे आई वुड इन अ सिचुएशन। जैसे अपने आप को उस सिचुएशन से जोड़े रखना और ये सोचना कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही दूसरा भी सोच रहा होगा, ये ईगोसेंट्रिज्म में आ जाता है। सोशल इन्फॉर्मेशनल, अदर्स हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू बट दे वुड फील द वे आई डू, अवेयर बट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे बच्चा जो होता है सोशल इन्फॉर्मेशनल हो जाता है, जहाँ पे उसको लगता है कि दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन वो वैसे ही समझे जैसे मैं समझ रहा हूँ। सेल्फ रिफ्लेक्टिव, बिगिन टू इनफेयर अदर व्यूज, वी कैन हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, आई कैन सी माइन, दे कैन सी अदर। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है इसका, जिसमें जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक नंबर है 6 एंड 9, तो 6 और 9 को जब हम देखते हैं, मैंने 9 बनाया नहीं है वैसे तो लग नहीं रहा है वो, 6 और 9 में का एग्जाम्पल हम ये देते हैं कि जिस तरह से 6 अगर इसको पलट के देखें, ऊपरी तरफ से देखें तो भी 6 और 9 ही नजर आएगा। तो यानी कि हम यहाँ से देखें चाहे वहाँ से देखें, बात कभी कभी एक जैसी दिखती है, लेकिन दोनों के अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं। म्यूचुअल के केस में क्या होता है, पर्सपेक्टिव को स्विच कर सकते हैं, मे बी आई कैन सी देयर्स एंड दे कैन सी माइन। सोशल एंड कन्वेंशनल, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स को एनालाइज करते हैं, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ एस्टीम आप जानते हैं क्या होती है, अभी मैंने बोला भी था, खुद का एस्टिमेशन कर पाने की कैपेबिलिटी को हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं। हर पर्सन अपने बारे में एक वैल्यू जजमेंट होल्ड करता है कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरी ये कैपेबिलिटी है या नहीं है। खुद का एस्टिमेशन करना इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू सेल्फ अप्रेजल। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, सेल्फ वर्थ इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वट आई वुड लाइक टू बी एंड वट आई थिंक आई एम। मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, मैं क्या बन सकता हूँ, उसके बीच के पाथवेज को कनेक्ट करने का काम करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंडिविजुअल्स एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड आइडियल कॉम्पिटेंस। अभी हम क्या हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं। हर पर्सन जो है अपने बारे में एक बात ऐसे कह सकता है, आप भी खुद को सोचिए, मान लीजिए आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हैं या नहीं। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, इस समय आपके माइंड में ज़रूर होगा। तो यही है सेल्फ एस्टीम आपका खुद के बारे में। आप क्या एस्टिमेट करते हैं खुद को कि क्या आप प्रोफेशनल सिंगर बन सकते हैं, या आपकी जो सिंगिंग है अगर आप स्टेज पे चढ़ गए तो लोग उसे अप्रेज करेंगे। ये जो चीज़ है वही आप जो कर रहे हैं खुद के बारे में, क्योंकि सेल्फ लगा हुआ है ना, तो मैं नहीं कह सकती आपके बारे में, मैं आपके बारे में अपने बारे में बता सकती हूँ कि अगर मैं स्टेज पे चढ़ गई तो कोई वहाँ नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से हम आपको इस चीज़ का अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्फ एस्टीम मतलब खुद का एस्टिमेशन करना। स्कूल एज चिल्ड्रन कैन असेस देयर वर्थ इन जनरल टर्म्स एज वेल एज इन 5 एरियाज। 5 एरियाज कौन कौन से हैं, स्कोलास्टिक, एथलेटिक, फिजिकल अपीयरेंस, सोशल कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी हद तक अपनी सेल्फ एस्टीम दिखाते हैं। आ जाते हैं मॉरल डेवलपमेंट की तरफ। मॉरल डेवलपमेंट में हमने बात की थी कि हम अभी बात करेंगे, पर अभी पहले पियाजे से भी कनेक्ट करेंगे थ्योरी को, उनके जो कॉन्सेप्ट है उसको। टुगेदर विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन एंड सोशल स्किल्स, चिल्ड्रन डेवलप अलॉन्ग द डायमेंशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज। आपको पता है ये वो फेज होता है जब बच्चों को सबसे ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ इसी टाइम पे दी जाती है, बल्कि एक सिलेबस का पार्ट है मॉरल वैल्यूज़ का। मॉरल वैल्यूज़ का एक सब्जेक्ट भी होता है स्कूल्स में, जहाँ पे बच्चे उस बुक से स्टोरीज़ या जो भी चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू मॉरल वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। वो रूल्स सीखते हैं, क्या सही है क्या गलत है और कैसे हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो स्कूल ईयर्स में किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आइए पहले बात करते हैं पियाजे के आइडियाज़ की कि वो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं।
अब जो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि दोनों ही थ्योरीज एग्जाम में पूछी जाती है। इन दोनों का ही जिक्र मैंने इजी नोट्स में भी किया है। In Piaget's views, the child enters a new stage of moral development when he enters the stage of concrete operation at age 6 और 7। पहली बात तो ये हो गई, आपको पता है कि 6-7 की एज में बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, और उसी एज के साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट भी वो सीखना शुरू करता है, उसके अंदर आने लगता है। इस स्टेट को ही कॉल्ड इट हेट्रोनॉमस मोरालिटी और मॉरल रियलिज्म। क्या मतलब है इसका? हेट्रोनॉमस मीन्स अंडर एंड आउटसाइड अथॉरिटी, under and outside authority. In this stage, rules are regarded as unchangeable, absolute and imposed by an external authority. बच्चा क्योंकि स्कूल में होता है तो वहाँ पे उसके अथॉरिटीज़ में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और भी लोग होते हैं जो यहाँ पे अनचेंजेबल रूल्स उसके सामने रखते हैं और उसको उन्हें फॉलो भी करना होता है। ईगोसेंट्रिज्म ऑफ यंग चिल्ड्रन एनकरेजेस देम टू अडेयर टू 3 बिलीफ: इमिनेंट जस्टिस, ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज एंड एब्सोल्यूटिज्म। रॉन्ग डूइंग इनवेरिएबली लीड्स टू पनिशमेंट। बच्चा ये जानता है इस वक्त पर कि अगर वो कुछ भी गलत करेगा तो उसका रिजल्ट क्या है? पनिशमेंट। उसके बाद मोरालिटी ऑफ एन एक्ट इज जज्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट द ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ऑफ द पर्सन। जो भी सिचुएशन है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसको समझते हुए ही बच्चा के अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप किए जाते हैं। जैसे उससे ये कहा जाता है कि आप भाग के रास्ता पार नहीं करोगे क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चे के इंटेंशन को या किसी सिचुएशन ऑब्जेक्ट के इंटेंशन पे नहीं फोकस किया जाता है, या ये नहीं कहा जाता है कि आप भागोगे तो रोड में गड्ढे हो जाएंगे। बच्चे को ये समझाया जाता है कि जो सिचुएशन की आप एक्टिविटी आप कर रहे हो उसको करने का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जब बच्चा ये बात समझता है तब वो मॉरल वैल्यूज अपने अंदर डेवलप कर पाता है। Young school children believe in the absolutism of moral perspective. They believe that there is only one correct moral conclusion per circumstance. हर बात के पीछे एक बात, बड़ी बात छिपी है। ये बात बच्चे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। आपको ये तीनों पॉइंट बिल्कुल एज इट इज़ नाम याद रखते हैं, अंदर आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन पॉइंट्स में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? ये 1, 2 एंड 3 इसको याद करके आपको रखना है, ठीक है ना, कि ये हम जीन प्याजे की थ्योरी में हम पढ़ते हैं। स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी और मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, एक नई स्टेज होती है, इज अचीव्ड अराउंड द एज ऑफ 10। 10 साल तक आते आते बच्चा इस स्टेज को अचीव कर लेता है। एज चिल्ड्रन बिकम लेस ईगोसेंट्रिक बाय एज 9 और 10। अब तक तो आप समझ ही गए कि ईगोसेंट्रिक होना क्या है, तो बच्चा कम हो जाता है 9-10 तक आते आते। दे आर ऑल्सो एबल टू रियलाइज दैट रूल्स आर नॉट फिक्स बट आर्बिट्रेरी। वो ये भी जानते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हमें इतना पनिश किया जा रहा है, जिन चीज़ों को समझाया जा रहा है, उनका कुछ ऑप्शनल भी है या उतना फिक्स नहीं है वो चीज़, तो वो धीरे धीरे समझते हैं। दे कम टू नो दैट रूल्स कैन चेंज एंड इट इज़ पॉसिबल टू मेक पर्सनल डिसीजंस अबाउट ओबिंग रूल्स। किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए हम पर्सनल डिसीजन भी बना सकते हैं, ऐसा बच्चे जानते हैं। मॉरल अथॉरिटी ऑफ अडल्ट्स इज रिप्लेस्ड इन पार्ट बाय अ मॉरलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस स्टेज में आते आते इट इज़ नॉट रॉन्ग टू ब्रेक द रूल्स, रादर द मोटिव्स, द रूल्स एंड स्पेसिफिक सिचुएशन आर ऑल कंसीडर्ड इन मेकिंग अ जजमेंट। इसे मैं कैसे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। ये जो लाइन है कि इट इज़ नॉट रॉन्ग टू ब्रेक द रूल्स, रादर द मोटिव्स, द रूल्स, द स्पेसिफिक सिचुएशंस आर ऑल कंसीडर्ड इन मेकिंग अ जजमेंट। मतलब ऐसे समझिए, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी बहुत क्विकली। एक बच्चा जो है वो स्कूल हमेशा टाइम से आता है, उसको ये पता है कि स्कूल टाइम से ही पहुंचना चाहिए। एक दिन जब वो स्कूल आ रहा था तो रास्ते में उसने किसी की हेल्प की, कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में वो था कि कोई किसी पर्सन को उसने देखा क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उसको लगा कि मुझे पहले हेल्प करनी चाहिए। उसने घड़ी देखी कि मैं ऐसा अगर कुछ करूंगा तो स्कूल पहुंचने में लेट हो जाऊंगा। लेकिन इस एज पर आके बच्चे को ये पता है कि मैं रुककर किसी की मदद कर सकता हूँ। अगर मैं स्कूल में लेट जाऊँगा और मैं ये वाली बात बताऊँगा तो मुझे इस तरीके से डांटा नहीं जाएगा, इस तरीके से पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। अब इसका दूसरा साइड देखते हैं, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट ये है कि बच्चे इस एज में इस तरह की स्टोरीज बना के, नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, बट कुछ भी स्टोरी बना के सिंपैथी गेन करके भी रूल्स को ब्रेक करते हैं, इसी एज में करते हैं। पर वो ये भी समझते हैं कि अगर ये बात कभी सच में भी है तो वो बात वैलिड है, ये बात वो समझ पाते हैं इस एज में आके। दे फील प्रेज एंड पनिशमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ नॉन आर्बिट्रेरी इवन हैंडेड वे। इट इज़ हार्ड फॉर चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टू अंडरस्टैंड दैट द सेम बिहेवियर माइट इवोक डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। तो छोटी सी थ्योरी थी, समझ गए होंगे आप कि जीन प्याजे का क्या कॉन्सेप्ट है। वही 3 पॉइंट्स आपको पहले ध्यान रखने थे। अब आती है इनकी थ्योरी जो काफ़ी बड़ी है। कोल्सबर्ग की थ्योरी की हम बिगिनिंग करेंगे। कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट।
तो कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या कहती है? लॉरेंस कोलबर्ग सॉट द टू रिफाइन एंड एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ पियाजे एंड द पायनियरिंग वर्क ऑफ जेम्स एम बॉल्डविन। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने किसके आइडियाज़ को? पियाजे के और जेम्स एम बॉल्डविन के आइडियाज़ को एक्सटेंड किया था, आगे बढ़ाया था, बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव 3 स्टेज थ्योरी। Kohlberg studied moral development by posing moral dilemmas to group of children as well as adolescents and adults. Kohlberg ने इस एज में, यानी चिल्ड्रन, बच्चे जब होते हैं उनके ग्रुप में, अडोलेसेंट, अडल्ट सभी को कंसीडर करते हुए बताया था कि क्या क्या मॉरल डिलेमास आते हैं। These dilemmas take the form of series. One of Kohlberg's best known dilemmas involve a man named Hans who must choose between stealing medicines and letting his wife die. एक कैरेक्टर है हेंस का, जिन्होंने जिस पर एक स्टोरी है कि उनको अपनी वाइफ को मर जाने देना चाहिए था या फिर दवाइयाँ चुरा लेनी चाहिए थी। जब भी ये स्टोरी सामने लाई जाती है तो सभी का आंसर होता है कि ऐसे केस में दवाई चुरा लेनी चाहिए थी। लेकिन आप भी सोच के बताइए, अगर हम सिर्फ इस चीज़ की बात करें कि दवाई चुराना या कोई भी चीज़ को चोरी करना गलत ही हमें बताया जाता है, लेकिन फिर हम जब यहाँ पे कोलबर्ग की नज़र से इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उस चीज़ को हम सही कहने लगते हैं। ओके, इन यूरोप अ वुमन वाज नियर डेथ फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर। क्विकली स्टोरी पढ़ दूंगी मैं, वैसे आपने शायद कभी स्टोरी सुनी हो किसी भी तरीके से, लेकिन नहीं भी सुनी है तो पढ़ लीजिए। देयर वाज वन ड्रग दैट द डॉक्टर्स थॉट माइट सेव हर। इट वाज अ फॉर्म ऑफ रेडियम दैट अ ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड। द ड्रग वाज एक्सपेंसिव टू मेक, but the druggist was charging 10 times when the drug cost him to make. He paid $200 for the radium and charged $2,000 for a small dose of the drug. The sick woman's husband hence went to everyone he knew to borrow the money, but he could only get together about $1,000, which was half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him pay later. But the druggist said, "No, I discovered the drug and I am going to make money from it." So Hans got desperate and considered breaking onto the man's store to steal the drug for his wife. अब हेंस को क्या करना चाहिए था? रेडियम स्टील करना चाहिए था? नहीं, कहानी समझ में आ गई होगी आपको, फटाफट से मैंने पढ़ दी है। इंस्टेड ऑफ द आंसर, कोलबर्ग एनालाइज द रीजन चिल्ड्रन गेव फॉर देयर आंसर। ही आइडेंटिफाइड 3 जनरल लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग, जिसको उन्होंने नाम दिया प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये याद रखना तो आसान ही है आपके लिए, लेकिन हर एक लेवल के अंदर उन्होंने 2 स्टेजेस दी, तो आपको लेवल्स तो आसानी से याद रह जाएंगे, लेकिन उनकी स्टेजेस के नाम एज इट इज़ याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये 2 स्टेजेस, फिर ये 2 स्टेजेस और फिर ये 2 स्टेजेस, इस तरीके से हम समझेंगे कि क्या क्या होती हैं। पहली स्टेज है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, कुछ कुछ समझ में भी आएगा आपको, सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। मैंने इजी नोट्स में इनके दूसरे नाम का यूज़ किया है, वो भी आप कर सकते हैं, तो कंफ्यूज कहीं पर मत होइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या क्या है, इन स्टेजेस का क्या क्या मतलब है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आता है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होता है, मोरालिटी को एक्सट्रीमली कंट्रोल करके एक्सप्लेन किया जाता है या कंट्रोल सिचुएशन में होती है। जब ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन की बात होती है तो राइट और रॉन्ग को सिर्फ पनिशमेंट से ही डिफाइन किया जा सकता है। क्या सही है क्या गलत है ये बताने के लिए हम बच्चे को या तो पनिशमेंट देते हैं या फिर उसको ओबीडियंस की एक स्टेज पे लाते हैं कि उसको ओबीडियंट होना ही होना चाहिए। जब बात होती है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज की, तो अब हम ये देखते हैं कि मोरालिटी इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड सेल्फ बेनिफिट। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज टर्मिनोलॉजी है, इसको हम सेल्फ इंटरेस्ट भी कहते हैं कि मोरालिटी किस चीज़ पर बेस्ड होती है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पर, और उसमें क्या बच्चे को फ़ायदा है ये चीज़ समझाते हुए। तो प्री कन्वेंशनल लेवल यहाँ पे हो जाता है। बात करते हैं कन्वेंशनल लेवल की। जब कन्वेंशनल लेवल आता है तो बच्चे जो होते हैं, इंडिविजुअल कह सकते हैं, वो सोसाइटल नॉर्म और रूल्स को इंटरनलाइज करने लगते हैं कन्वेंशनल लेवल में आते हुए। यहाँ पे बच्चे को गुड बॉय और नाइस गर्ल का ओरिएंटेशन समझाया जाता है कि मतलब इफ़ यू आर अ गुड बॉय यू विल नॉट डू दैट, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू विल डू दैट। तो इस तरीके से बच्चों को गुड बॉय नाइस गर्ल के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है स्टेज 4, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, सिस्टम मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मतलब जो भी आपकी अथॉरिटी आपसे कह रहे हैं, जो भी आपको लॉज बताए जा रहे हैं, उन्हें ही आपको फॉलो करना है। ये 4th स्टेज है जो कि कन्वेंशनल लेवल में आती है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि मोरालिटी को कैसे गाइड किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की हेल्प से, कि जो रूल्स बनाए गए हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लॉज आर इंपॉर्टेंट बट शुड बी क्वेश्चन इफ दे डू नॉट प्रमोट जनरल वेलबींग। अगर वो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना अभी
स्कूल आने वाले बच्चे का, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अगर रूल्स तो हमारे लिए बने हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन में अगर कभी हम स्टक हैं तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके का कि हमें दुनिया में हम रह रहे हैं तो हमें दुनिया को देख के चलना है। फिर आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये हमें बताता है कि आई फॉलो व्हाट आई बिलीव इन जस्ट इवन इफ इट इज गोज अगेंस्ट द लॉ। Morality is based on the universal laws, the principles which are made for everyone and not for an individual। उस पर मोरालिटी बेस करती है। ये बात बच्चे को कब समझ में आती है? स्टेज 6 पर आते आते। तो ये जो लॉज हैं, ये जो लेवल्स हैं, इस तरीके से डिफाइन होते हैं, क्योंकि आपकी बुक में आगे इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया नहीं गया है, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में कर दिया है। बाकी नोट्स में आप इसको और इलेबोरेटिव वे में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया। तो यही सारी बातें यहाँ पे कहते हैं कि जो ओबीडियंस और पनिशमेंट के बीच में बच्चा फंसा रहता है, यही चीज़ें उसके आसपास होती रहती हैं और वो अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन चीज़ों के अक्रॉस आता रहता है और वो अपनी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग को धीरे धीरे चेंज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं अबाउट अपीयरिंग गुड, अच्छा बनने के लिए, अच्छा लगने के लिए। ये चीज़ जो है बच्चों के अंदर आ जाती है। आ जाते हैं मॉरल जजमेंट्स एंड मॉरल बिहेवियर की तरफ, जो इसमें एक छोटी सी स्टडी दी है। इन अ क्लासिक स्टडी ऑफ 10,000 चिल्ड्रन, Hugh, Hartshorne and Mark May found that students who support rigid moral standards don't necessarily behave in ethical and desirable ways. 9 to 11-year-old children are quick to find excuses to justify their own rule infractions. Solving moral dilemmas involves trying to coordinate several sets of conflicting needs and motives, including the laws of the culture, the morality of peer। ये जो भी आप कहानी यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसकी हमें ये चीज़ बता रही है बेसिकली, जो हमारा टॉपिक है कि मॉरल जजमेंट्स को हम मॉरल बिहेवियर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है किसी के कोई अच्छा दिख रहा है, कोई अच्छा से दिखा रहा है खुद को, तो उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। और ये बात हम काफ़ी हद तक जानते भी हैं, आज के वर्ल्ड में यही सब होता है। आ जाते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ, जो कि हमारे आज के वीडियो का और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है। इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से होता है? इमोशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ। इमोशनल एक्सप्रेशन चेंज विद द डेवलपमेंट विद द डायमेंशन ऑफ इमोशन व्हेन चिल्ड्रन ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी। ये इमोशंस डेवलप ही तब होते हैं जब धीरे धीरे बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में आपको पता है कि बहुत हद तक छोटे मोटे इमोशंस बच्चे के अंदर छोटे मोटे लेवल तक नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों के लिए अलग तरीके से वर्क करता है, जिसमें हेल्थ, इंटेलेक्चुअल लेवल, एनवायरनमेंट, सोशल रिएक्शन, सारी चीज़ें अपनी वैल्यू रखती हैं, सब इम्पैक्ट भी डालती हैं। अथॉरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड फियर, वाइल परमिसिव एंड डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ क्यूरोसिटी एंड अफेक्शन। जब बच्चे के संग बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दिखाई जाएगी तो उसके अंदर धीरे धीरे एंग्जाइटी और डर भी पैदा हो जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में ट्रेन किया जाएगा वो क्यूरोसिटी भी रहेगी और अफेक्शन भी बना रहेगा। लो इकोनॉमिक स्टेटस से आने वाले बच्चों के अंदर ज़्यादातर फियर और एंग्जाइटी देखने को मिलता है। हायर इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका गर्ल्स और बॉयज़ में भी होता है, तो जेंडर भी अपना रोल प्ले करता है। गर्ल्स जो होती है वो रोती ज़्यादा हैं, ऐसे कहते हैं ना, टेम्पर आउटबर्स्ट दिखाने के लिए लड़कियाँ रोने लगती हैं, और वो कैसे दिखाते हैं? वो अनॉय कर देंगे या फिर सिचुएशन में एंगर ज़्यादा दिखाएंगे या मूडी ज़्यादा हो जाएंगे बॉयज़। उसके बाद कॉमन इमोशंस ऑफ द लेट चाइल्डहुड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। शुरू में जब बच्चे 6 की बात कर रहे हैं, 6 to 11 में, जो 6 ईयर का बच्चा इमोशन दिखाएगा, जो 11 ईयर्स का दिखाएगा, ऑफकोर्स डिफरेंट ही होगा, आपको पता है। तो दोनों के फेज में भी डिफरेंट होता है। जब बच्चा स्कूल में एडजस्ट हो जाता है तो वो अपने इमोशंस को अलग तरीके से दिखाता है, क्योंकि द रोल ऑफ द ओल्डर चाइल्ड आर वेल डिफाइंड। बच्चा जानता है कि वो किस तरीके से बिहेव उसको करना है, और वो देख के भी सीखता है। ही हैज़ अ रेडी आउटलेट फॉर एनी पेंट अप इमोशनल एनर्जी थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कई बार गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, मूड भी चेंज हो जाता है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से, और फ्रस्ट्रेट होने की जो फीलिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। कुछ कॉमन इमोशनल पैटर्न है। फियर, एंग्जाइटी, आप जानते हैं कि बच्चा फियर कब दिखाता है? फियर छोटे बच्चे ज़्यादा दिखाते हैं, बड़े बच्चों के साथ में उतना फियर वाली सिचुएशन नहीं होती है, और बच्चे अपने तरीके से कई बार बहुत शाय होते हैं, इसलिए भी फियर को दिखाने लगते हैं, एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशानी में रहते हैं, या कोई भी उनके माइंड में ट्रबल चल रही होती है। एंग्जाइटी फियर से ही डेवलप होती है, क्योंकि एंग्जाइटी आपको पता है कि बच्चों के अंदर, बच्चे एग्जैक्टली एंग्जाइटी को डिफाइन नहीं कर पाते हैं उस समय, ना उन्हें पता होता है, और ना ही हम बच्चों में ये रीड कर पाते कि बच्चा हमारा एंग्जाइटी में है। लेकिन वो छोटे बच्चों में भी आजकल डिप्रेशन, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग, ये सब देखने को मिल रहे हैं। बच्चा सो नहीं पा रहा है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें। एंगर बहुत ही क्लियरली नज़र आता है। एंगर में बच्चे जो हैं काफ़ी सारे टैंट्रम थ्रो करते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिसके भी टुवर्ड्स उनको कोई प्रॉब्लम है उसको दिखाने लगते हैं।
क्यूरोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। क्यूरियस जो होते हैं बच्चे वो इंटेलेक्चुअल उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चा जितना इंटेलेक्चुअल होगा उतना ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछेगा। ये जो फेज़ है वो क्वेश्चनिंग एज भी कहलाती है, और धीरे धीरे बच्चा जो है वो खुद से भी समझने लगता है कि चीज़ें कैसे होंगी, खुद के लॉजिक भी लगाने लगता है। जॉय, प्लेजर एंड डिलाइट, इस उम्र में बच्चे खेलते कूदते बहुत है तो उनको हर चीज़ में जॉय मिलता है, खुश रहते हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाला फेज़ नहीं होता। ये तो हर चीज़ में उनको बहुत मज़े आते हैं और प्लीजेंट होने वाले इमोशन को भी वो दिखाते हैं। ओके, तो यही सब बातें हैं आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इसको मैं स्ट्रेच नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पे। और फाइनली हम इसको यूनिट 2 को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं, और कुछ ग्लॉसरी भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 3 के साथ मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।